नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। अगले 20 मिनट में हम आपको राजस्थान की 20 अहम खबरों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। अचानक तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, हक्का में क्लास कर दिया गया। ऐसे बहुत परेशानी आती गई पापा को, और वो यहाँ फ़ोन करते रहे और ऐसे हमने कार्रवाई की। दर्द और बेबसी में डूबी ये गुहार उस बेटे की है जिसके पिता सऊदी अरब के यम्बू में बंधक बने हैं। राजस्थान के टोंक जिले के निवासी सोहनलाल बैरवा की हालत नाजुक है। बंधक बनाने से सोहनलाल की तबीयत बिगड़ गई। निर्दयता पूर्वक कई दिनों तक सोहनलाल का इलाज नहीं करवाया गया। ज्यादा स्थिति बिगड़ने के बाद सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाकर भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। वह गंभीर स्थिति में सऊदी अरब के यम्बू के सरकारी अस्पताल में भर्ती है, जहां पर उचित इलाज और दवाएं नहीं मिल पा रही हैं। बूंदी के कांग्रेस नेता चरमेश शर्मा ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम राष्ट्रपति सचिवालय में गुहार लगाई है। साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर के नाम अधिकृत शिकायत दर्ज करवाकर भारत सरकार से सभी भारतीय नागरिकों को तत्काल वतन वापसी करवाने की मांग की है। शर्मा ने 25 भारतीय नागरिकों के साथ नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका के निवासी 10 अन्य नागरिकों की भी इनके मूल देश से समन्वय करते हुए मानवीय आधार पर सहायता करने की मांग की है। अलवर के भिवाड़ी में एक अजीबोगरीब और दिल दहला देने वाला घरेलू हिंसा का मामला सामने आया है। जी हां, अभी तक आपने घरेलू हिंसा का शिकार सिर्फ महिलाओं को ही सुना होगा, लेकिन यहां एक पुरुष घरेलू हिंसा का शिकार हुआ है, जो कि सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल है। भिवाड़ी में रहने वाला स्कूल प्रिंसिपल अपनी पत्नी की मार से लाचार हो चुका है। सीसीटीवी में कैद तस्वीरें पत्नी के हाथों प्रिंसिपल के टॉर्चर की कहानी बयां कर रही हैं। पत्नी बैट, तवे और लोहे के डंडे से अपने पति की पिटाई करती है। प्रिंसिपल को उसकी पत्नी आए दिन पीट कर घर से निकाल देती है। बाद में मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेल करती है। चीज मिलती है उसे मारने पीटने लग जाती है और सामान सारा तोड़ देती है। सारे मेरे जितने भी कपड़े हैं सब के सब उसने कैंची से काट दिए हैं, कुछ जला दिए हैं। बताया जाता है कि प्रिंसिपल ने सोनीपत की रहने वाली लड़की से प्रेम विवाह किया था। कुछ दिन तो जिंदगी सही चली, लेकिन उसके बाद पत्नी अत्याचार करने लगी। पीड़ित प्रिंसिपल ने भिवाड़ी न्यायालय से अपनी सुरक्षा की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। कोर्ट ने अब उसकी सुरक्षा के लिए ऑर्डर जारी कर दिए हैं। और मारपीट करना, एएसआई ने बताया कि भी अध्यापक के साथ उनकी धर्मपत्नी मारपीट कर रही हैं, लेकिन अभी बयान नहीं हुए। बयान होने पे आगामी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धार्मिक मान्यता है कि जनजाति मीणा समाज की उत्पत्ति भगवान विष्णु के मत्स्यावतार से हुई है। इसीलिए टोंक दौरे पर रहे सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा मोलायपुर में मीन मंदिर के कार्यक्रम में शामिल हुए। ज्ञानवाणी विवाद पर बोलते हुए किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि भोले का फव्वारा चलेगा तो वहां कोई मस्जिद रहने वाली नहीं है, वहां सिर्फ भोले का शंख बजेगा। कोर्ट में सारे प्रमाण हैं। राम मंदिर, अयोध्या, काशी, मथुरा हमारे बड़े धार्मिक स्थल हैं। वहाँ तो मस्जिद वो कोई होने का सवाल ही नहीं उठता। इतिहास बोलता है कि औरंगजेब ने तोड़कर वहाँ पर मस्जिद बनाई और सारे प्रमाण मिल गए। अब उसको बेशक फव्वारा बताएं, लेकिन अब भोले का फव्वारा चलेगा तो सब मस्जिदें वहाँ रहने वाली नहीं है। वहाँ शिव भोले की शंख बजेंगे, उनकी घंटी बजेगी। ये सफर सवारियों का आखिरी सफर साबित हो सकता है। जरा सी लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। जरा सा संतुलन बिगड़ने से ये मुसाफिर सिर के बल सड़क पर गिर सकते हैं, जान गंवा सकते हैं, दूसरी गाड़ी से रौंदे जा सकते हैं। अब सवारियों से लदी इस जीप को देखिए। जीप में यात्रियों को भेड़ बकरियों की तरह ठूसने के बाद भी जब ड्राइवर का मन नहीं भरा तो अधिक किराए के लालच में उसने उन्हें जीप की छत पर बैठा दिया। महिलाएं लटक कर सफर करने के लिए मजबूर हैं। परेशान करने वाली ये तस्वीरें सिरोही से आई हैं। यहाँ लोग जान जोखिम में डाल यात्रा कर रहे हैं। बस, जीप या दूसरे वाहनों की छत पर बैठकर यात्रा करते देखे जा सकते हैं। यह यात्रा पूरी तरह जोखिम भरी है
ओवरलोड के कारण दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। खासकर शादी के इस समय में लोग बस, पिकअप समेत दूसरे वाहनों में क्षमता से अधिक बैठकर यात्रा कर रहे हैं। जिस खेत में दहका को मयस्सर नहीं रोजी, उस खेत के हर खोशाए गंदुम को जला दो। मतलब जिस खेत में खड़ी फसल से किसानों को रोटी नहीं मिलती, उस फसल को जला दो। इसलिए घाटे का सौदा साबित हो रही लहसुन की फसल को किसान सड़क पर फेंक रहा है। तस्वीरें बारां की हैं, जहां लहसुन की फसल इस बार किसानों को खून के आंसू रुला रही है। हालात यह है कि मंडी में सामान्य लहसुन 2 से 8 रुपए किलो तक बिक रहा है। किसानों को लहसुन का उचित भाव नहीं मिलने पर वो लहसुन को सड़क पर फेंकने लगे हैं। बारां शहर स्थित कृषि उपज मंडी में सोमवार को लहसुन बेचने आए किसान माल नहीं बिकने पर मायूस हो गया। इतना कि मंडी गेट के पास करीब 8 क्विंटल लहसुन फेंक कर चला गया। ये 8 क्विंटल माल है, 8-10 क्विंटल, 9 क्विंटल माल है। हाँ। 8 क्विंटल माल कितने पैसे लगे इसके? कुछ पैसा ही नहीं लगाए ना। डाक ही नहीं लगाई? हाँ, डाक ही नहीं लगाई इसकी। कहाँ से लाए थे आप? गोपालपुरा दूनखेड़ा से। गौरतलब है कि किसान संगठनों की ओर से लगातार मांग के बावजूद अभी तक सरकार ने समर्थन मूल्य पर लहसुन खरीद शुरू नहीं की है। हीरे, मोती, सोना, चांदी आमतौर पर श्रृंगार के लिए इन्हीं के हार बनते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के देवास में किसानों ने अनोखा हार पहना। ये हार लहसुन से बना था। लहसुन का उचित मूल्य न मिलने से किसान परेशान है। किसानों के लिए लहसुन की खेती घाटे का सौदा साबित हो रही है। ऐसे में किसान लहसुन के रेट में इजाफे की मांग कर रहे हैं और इसी मांग को लेकर किसानों ने अनोखा प्रदर्शन किया। किसान लहसुन का हार पहन कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और सरकार से लहसुन का सही रेट दिए जाने की अपील की। किसानों का कहना है कि दूसरे देशों से लहसुन मंगाई जाती है, जिससे किसानों को उचित दाम नहीं मिल पाता। किसान लहसुन को एमएसपी की लिस्ट में शामिल करने और 8,000 रुपए प्रति क्विंटल रेट तय करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही इनका ये भी कहना है कि बाजार में देसी लहसुन के पेस्ट की ही बिक्री की जाए। एक ओर सरकार बालिका उत्थान और बालिकाओं को आगे बढ़ाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए का बजट पानी की तरह बहा रही है, लेकिन दूसरी ओर ऐसी भी तस्वीरें आ रही हैं जो सरकार की पूरी कवायद पर ही सवालिया निशान लगा रही है। देश और समाज को परेशान करने वाली ये तस्वीरें बारां से आई हैं। बारां के खिरिया जागीर गांव में 17 वर्षीय बालिका की जिंदगी परिवार की माली स्थिति ठीक नहीं होने के कारण जंजीरों में जकड़ी हुई है। दरअसल पूजा मानसिक रूप से कमजोर और दिव्यांग है। पिता गिरिराज की माली हालत ठीक नहीं है। ऐसे में इलाज कराकर थक चुके गिरिराज ने अपनी बेटी को जंजीरों में ही जकड़ दिया है। गिरिराज का कहना है कि उसकी 5 बेटियां और 1 बेटा है। 17 साल की पूजा बड़ी बेटी है जो मानसिक रूप से कमजोर है। गिरिराज का कहना है कि पूजा परिवार में बच्चों से मारपीट तो करती ही है, गांव के कई लोगों से मारपीट कर चुकी है। कई बार उसका इलाज करवाया, लेकिन आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण वो लगातार इलाज करवाने में सक्षम नहीं है। न्यूज़ 18 राजस्थान पर खबर प्रसारित होने के बाद श्री शिवालय वेलफेयर सोसाइटी विमंदित बच्ची के परिजनों की मदद के लिए आगे आई है। तपती गर्मी में जहां पारा 45 पार कर रहा हो, वहां कई जगहों पर आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। जयपुर शहर में बीते 4-5 महीने में ही करीब 400 से ज्यादा जगहों पर छोटी बड़ी आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं, जबकि पिछले साल में यह आंकड़ा 1300 को पार कर गया था। अग्निकांड पर काबू पाने वाले नगर निगम के फायर फाइटर्स ने इन घटनाओं पर अपने हौसले से काबू पाया है, क्योंकि प्रचंड आग बुझाने वाले अग्निशमन कर्मचारी साधारण कपड़े और सामान्य जूते चप्पल पहनकर ही आग बुझाने पहुंच जाते हैं, और इसकी वजह है संसाधनों का अभाव। जी हां, फायर ब्रिगेड के अमले के पास इस काम में उपयोग होने वाले उपकरण ना के बराबर हैं। आग बुझाने के दौरान फायर फाइटर्स के साथ भी घायल होने तक की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। देश के बड़े शहरों में अत्याधुनिक संसाधन मुहैया कराए जा रहे हैं, लेकिन बचाव उपकरण तो दूर, कर्मचारियों के लिए दुर्घटना बीमा तक नहीं है।
लोक कलाकार और बॉलीवुड सिंगर मामे खान का कांस फिल्म फेस्टिवल से लौटने के बाद जगह जगह सम्मान हो रहा है। जैसलमेर जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने भी सिंगर मामे खान को अपने घर बुलाकर सम्मानित किया। हाँ बिल्कुल, ये तो मेरे लिए तो बहुत ही मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं जो कल से ये जो माहौल बनाया, जो जलसा किया, ये जो भव्य स्वागत हमारे पूरे जैसलमेर के हमारे कम्युनिटी ने, हमारे महक जी ने, अंजना जी ने, अभी कलेक्टर साहिबान है, सब ने जो सब प्यार करते हैं। और जैसे मैं वहाँ पर छोटा था सबके लिए, तो यहाँ पर भी मैं इनका छोटा भाई हूँ। लोक कलाकारों ने अपने बच्चों के लिए जिले में एक संगीत स्कूल की मांग की है। जिला कलेक्टर ने इस पर 100% काम करने का आश्वासन दिया। मामे खान ने कहा कि वे अकेले रेड कारपेट पर नहीं चले थे, बल्कि उनको लग रहा था कि पूरा जैसलमेर ही रेड कारपेट पर उनके साथ चल रहा है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए सबकी दुआ और आशीर्वाद का असर बताया। आपको बताते चलें कि मामे खान हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल में भारतीय हस्तियों के साथ रेड कारपेट पर चले। ऐसा करने वाले वे भारत के पहले लोक कलाकार हैं। पूर्ण गणवेश में पूरी तरह मर्यादित तस्वीरें सन सिटी जोधपुर की हैं, जहां इन दिनों राष्ट्र सेविका समिति की ओर से प्रवेश शिक्षा वर्ग चल रहा है। यहां प्रांत भर से आई तरुणियां, गृहिणियां, सेविकाएं पिछले 18 मई से प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। महिलाओं की शाखा के रूप में पहचाने जाने वाले इन स्वयं सेविकाओं ने देशभक्ति पूर्ण जीवन और क्षमता विकास से शौर्य समर्पित होने का संकल्प लिया है। मसूरिया पहाड़ी पर राष्ट्रीय सेविका समिति से जुड़े जोधपुर प्रांत की इन महिलाओं ने संपूर्ण गणवेश में शाखा लगाई। शाखा के दौरान विभिन्न शारीरिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रीय सेविका समिति की 1936 में स्थापना हुई थी। वंदनीय लक्ष्मीबाई जी केलकर ने इसका बीजारोपण किया था। तब से लेकर यह आज तक अनवरत चल रही है। ग्रीष्मकालीन प्रवेश शिक्षा वर्ग में जो 18 मई से संचालित है, आज विशेष गणवेश शाखा का इस वीर दुर्गा जोधपुर की वीर दुर्गादास की ऐतिहासिक तपोस्थली पर आयोजन किया गया है। मार्बल नगरी राजसमंद जिले में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण को रोकने के लिए जिले के विभिन्न विभागों की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें खनन विभाग को लाखों रुपए का राजस्व प्राप्त हो रहा है। इसके लिए जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने 7 दलों का गठन किया है। ये दल अवैध खनन समेत विभिन्न गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। गठित दलों ने अभी तक 31 कार्रवाई की है। इसमें 24 वाहन जब्त किए गए हैं और 20,36,000 रुपए से अधिक की वसूली की गई है। जिला कलेक्टर महोदय ने इस हेतु राजसमंद जिले में 7 दल बनाए हैं। 7 दल कंटिन्यूस चेकिंग करते हैं और अवैध खनन, निर्गमन और भंडारण के खिलाफ जो भी इश्यू पाए जाते हैं उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हैं। खनिज विभाग के अधीक्षण अभियंता ने बताया कि उच्चतम न्यायालय ने राज्य में तत्काल प्रभाव से अवैध खनिज परिवहन पर प्रभावी रोक के लिए पंजीकृत ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रैक्टर पर रोक लगा रखी है। इन कार्रवाइयों में जो प्रकरण बने हैं उनमें खनिज क्वार्ट्ज, बजरी, मैसनरी स्टोन, एम सैंड, इनके रॉयल्टी अपवंचन के मामले पकड़ में आए हैं और नियमानुसार कार्रवाई की गई है। एक समय था जब झुंझुनू जिले के बिसाऊ का मोक्षधाम पूरी तरह कटीली झाड़ियों और बिना किसी चार दीवारी के बंजर से भी बदतर हाल में था। यहाँ आवारा पशु और सुबह लोगों के शौच जाने का स्थान बन गया था। मोक्षधाम की दुर्दशा को देख इसे साफ करने का बीड़ा उठाया सैनी और मीणा समाज के युवाओं ने, जिसके बाद इन युवाओं ने मोक्षधाम के एक छोटे हिस्से को साफ सुथरा कर बगीचे के रूप में डेवलप कर डाला। आज ये मोक्षधाम जो कभी बंजर और कटीली झाड़ियों से भरा था, पूरी तरह एक सुंदर बगीचे का रूप ले चुका है। अब इसमें सुंदर रंग बिरंगे फूल लगे हैं, देसी विदेशी नस्ल की मुलायम घास लगी है, बैठने के लिए चेयर है, यानी वो तमाम सुविधाएं जो किसी का ध्यान खींच ले। अब लोग यहाँ मॉर्निंग वॉक, व्यायाम, योग के लिए आते हैं। बच्चे भी घूमने फिरने, छुट्टियों का आनंद लेने के लिए सुबह शाम पहुँचते हैं। जो पार्क बना हुआ है वो बहुत शानदार है और यहाँ पे हम लोग खुद ही
धूप की कटिंग करनी है, पेड़ों की छंगाई करनी है, ये सारा कुछ काम करके बहुत आनंदित होते हैं। हॉस्पिटल में रेलवे स्टेशन की तरह स्पीकर से अनाउंसमेंट। तस्वीरें चित्तौड़गढ़ के श्री सावलिया जी राजकीय जिला चिकित्सालय की है, जिसका मकसद है अस्पताल आने वाले लोगों तक सरकार की चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देना। गांव के भोले भाले लोगों से इलाज के नाम पर वसूली न हो। सुबह 8 से 2 बजे तक हमें ये निर्णय दिया गया है कि यह निःशुल्क है हर चीज। वैसे सरकार लगातार योजनाएं बनाती है, लेकिन योजनाओं का सही क्रियान्वयन तब होता है जब इन योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक सही तरीके से पहुंचे। योजनाओं के प्रचार के लिए सरकार प्रयास भी करती है, लेकिन अंतिम व्यक्ति तक जानकारी के अभाव में लाभ नहीं पहुंच पाता। ऐसे में प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार की बजट घोषणा के अनुरूप निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था मुहैया कराने के लिए चित्तौड़गढ़ के श्री सावलिया जी राजकीय चिकित्सालय में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनेश वैष्णव ने एक अनोखा नवाचार किया है। कभी शुल्क 1 रुपया भी नहीं देने की जरूरत है, सारी चीजें निःशुल्क है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मंशा के अनुरूप वो जिस ढंग से हम प्रचारित कर रहे हैं ताकि लोगों को, आम जनता को लाभ मिल सके। गुलाबी नगरी में अब आप देर रात तक शॉपिंग का लुत्फ उठा सकते हैं। जयपुर के परकोटे में जयपुर स्मार्ट सिटी और नगर निगम के सहयोग से नाइट मार्केट जल्द शुरू किया जाएगा। शहर के हेरिटेज को देखने आने वाले देसी विदेशी पर्यटकों को यह बाजार खूब लुभाएगा। वीकेंड पर इस बाजार की रंगीन सजावट की जाएगी। यहाँ लगने वाले बाजार में हर प्रकार की चीजें खरीदी जा सकेंगी। सिटी में रात को दुकानें बंद होने के बाद टूरिस्ट चटकारे लेकर देसी व्यंजनों का लुत्फ उठाते देखे जाएंगे। इसे लेकर की गई जयपुर स्मार्ट सिटी की प्लानिंग जल्द ही लागू की जाएगी। स्मार्ट सिटी के इस नाइट बाजार में जयपुर की फेमस आर्ट मसलन ब्लू पॉटरी, लाख की चूड़ी, हैंडीक्राफ्ट, ज्वेलरी, ब्लू पॉटरी जैसी चीजें मिल सकेंगी। इसी के साथ जयपुर के फेमस खाने पीने के जायके भी इस बाजार में अपनी खासियत लिए होंगे। स्मार्ट सिटी सीईओ अवधेश मीणा का कहना है कि बाजार के लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। अगले 1 महीने में इसका पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिया जाएगा। जयपुर स्मार्ट सिटी और जयपुर नगर निगम जो वर्ल्ड सिटी है और जो जयपुर शहर है, इसमें टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नाइट मार्केट शुरू कर रहे हैं। इसके लिए हमने टेंडर्स फ्लोट कर दिए हैं और नेक्स्ट मंथ हमारे टेंडर्स खुल जाएंगे। डूंगरपुर में मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के तहत जिले के सभी 75 सेकेंडरी स्कूल सीनियर सेकेंडरी में क्रमोन्नत हो गए हैं। अब इन स्कूलों के 2000 से ज्यादा विद्यार्थियों को 11वीं की पढ़ाई के लिए दूसरे गांव के सीनियर स्कूल में नामांकन के लिए नहीं जाना पड़ेगा। ये विद्यार्थी अपने वर्तमान स्कूल से ही अपनी आगे की पढ़ाई कर सकेंगे। दरअसल डूंगरपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च माध्यमिक तक विद्यालय न होने की स्थिति में विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई के लिए 5 से 7 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था। इसका सबसे विपरीत असर बालिकाओं की शिक्षा पर पड़ता था। कई बार माध्यमिक के बाद बालिकाओं को पढ़ाई छोड़नी पड़ती थी। ऐसे में पिछले समय से विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की लगातार मांग की जा रही थी। मांग पर मुहर लगने से इन विद्यार्थियों का न सिर्फ सफर में अनावश्यक बर्बाद होने वाला समय बचेगा, बल्कि स्कूल आने जाने का किराया भी बचेगा। जिले में 75 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया है। 22-23 में जो है वहाँ पर जो प्रवेश प्रारंभ हो जाएगा। ये रात, ये खामोशी, ये ख्वाब, ये नजारे, जुगनू है या जमीन पर उतरे हुए हैं तारे। प्रकृति के कैनवास पर यह कुदरत की कलाकारी, खुशगवार मौसम और खूबसूरत वादियों का दीदार। मौसम का मिजाज बदलते ही पर्यटन नगरी माउंट आबू अब पर्यटकों से गुलजार हो चुकी है। हजारों पर्यटक माउंट आबू की खूबसूरत नजारों का लुत्फ उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। नक्की झील के साथ बादलों की अटखेलियां भी लोगों को खूब भा रही हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र भी गर्मी से राहत और प्रकृति के अनोखे नजारे देखने के लिए माउंट आबू के राजभवन में अपने परिवार के साथ आ चुके हैं। कहाँ से आए हो आप? गुजरात से। कैसा लगा माउंट आबू? अच्छा है, ठंडक है यहाँ पे।
हिमाचल प्रदेश, जो गर्मियों के मौसम में सैलानियों के लिए हॉट डेस्टिनेशन माना जाता है, लेकिन यदि यहां पहुंचने के बाद लोगों को बर्फबारी का मजा मिले तो क्या कहने। कुछ ऐसी ही तस्वीर दिखी है हिमाचल के कोकसर, लाहौल जैसे इलाकों में, जहां बर्फबारी से चोटियां सफेद चादर में ढक गई हैं। पहाड़ियों में बर्फबारी से चोटियां चांदी जैसी चमक रही हैं। बर्फ के फाहे गिरने से पर्यटक भी बेहद उत्साहित हैं। एक तरफ जहां देश का एक बड़ा इलाका भीषण गर्मी की चपेट में है, तो वहीं हिमाचल के कई इलाकों में इस बर्फबारी से मौसम सुहाना हो गया है। कोकसर की ताजा तस्वीरों में जिधर भी देखेंगे उधर बस बर्फ ही बर्फ नजर आएगा। ऐसा लग रहा है मानो जमीन से लेकर आसमान तक किसी ने बर्फ की सफेद चादर बिछा दी हो। क्या सड़कें, क्या घर, क्या दुकान और क्या मकान, सब कुछ बर्फ से लद गया है। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से कोकसर का न्यूनतम तापमान भी काफी नीचे जा चुका है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में थोड़ी ठंड बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। केला स्वाद और सेहत से भरपूर ऐसा फल जो सभी को भाता है। बच्चे बुजुर्गों से लेकर बॉडी बिल्डर तक सबकी डाइट में होता है केला। फल की दुकानों पर सजे तरह तरह के केले आपने भी देखे होंगे, लेकिन क्या कभी 14 इंच का केला देखा है? अगर नहीं तो ये देखिए, ये आम केले नहीं, इन केलों का साइज देखकर हर कोई हैरान है। और क्यों ना हो, ये केले 14 इंच के हैं। बड़वानी में किसान अरविंद जाट ने अपने खेत में उगाए हैं। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्होंने भी पहली बार इतना बड़ा केला देखा है। वो मानते हैं कि आमतौर पर 8 से 9 इंच तक का केला देखने को मिला है। 14 इंच का केला होना अपने आप में हैरान करने वाला है। केले को इतना लंबा बनाने के लिए किसान ने हर प्रयास किए। फसल चक्र का भी ध्यान रखा। किसान ने 4 महीने तक खेत में फसल की बुआई नहीं की। खेत में गोबर की खाद डाली और इसके बाद केले की फसल लगाई। किसान की मेहनत काम आई। करीब 6 एकड़ खेत कमाल के केलों से गुलजार है। जंगल में 2 बाघ आमने सामने हो तो जरूरी नहीं कि जंग ही छिड़ जाए। बाघ आपस में भिड़ने की जगह मौज मस्ती भी कर सकते हैं। ये बाघ भी ऐसा ही कर रहे हैं। ये तस्वीरें पन्ना टाइगर रिजर्व की हैं। यहाँ बाघ अटखेलियां करते नजर आए। बाघों की मस्ती का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें जमीन पर लेटा एक बाघ धूल उड़ा रहा है। ऐसा लग रहा है मानो बाघ खेलने के मूड में है, जबकि दूसरा बाघ पास ही चक्कर लगा रहा है। ये बाघ काफी देर तक अटखेलियां करते रहे। ये वीडियो टाइगर रिजर्व की गहरी घाट का बताया जा रहा है। टाइगर रिजर्व में 2009 में एक भी बाघ नहीं बचा था, लेकिन अब यहाँ बाघों की बहार है। बाघ पुनर्स्थापना कार्यक्रम के बाद अब यहाँ 70 से ज्यादा बाघ हैं। आगरा के खंदौली का रहने वाला 11 साल का देव पाराशर लोगों के लिए मिसाल बन गया है। इस बच्चे की देशभक्ति से लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। नन्हा सदेव अपने पिता के साथ 4 साल में लगभग 1 लाख किलोमीटर का सफर तय कर 6 से अधिक राज्यों के शहीदों के स्मारकों और घरों पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित कर चुका है। मंगलवार को देव ने बीकानेर पहुंचकर शहीद कैप्टन चंद्र चौधरी की प्रतिमा पर उनके भाई को तिरंगा सुपुर्द कर शहीद को सलाम किया। देव ने 2 जुलाई 2018 को अभियान शुरू किया था।
अपने पिता सतीश पाराशर के साथ जब देव अभियान पर होता है तो वो फौजी ड्रेस पहने होता है। उसके हाथ में तिरंगा होता है और भारत माता की जय और वंदे मातरम के जयकारों के साथ शहीद स्मारकों पर जाकर वो श्रद्धांजलि अर्पित करता है। इस दौरान श्रमदान भी करता है और राष्ट्रीय ध्वज फहराता है। देव 11,000 स्मारकों पर जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि देना चाहता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।